हाउ आर यू? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे. बाय द वे, you know today is also GS Foundation history class, and as you know Harsh Vardhan is going on. So in history, Indian history, ancient India history, the last phase, Vardhan Empire, so-called Vardhan Vansh, and our focus is Harsh Vardhan, जो 606 AD से 647 AD के बीच रूल किया कन्नौज में अपनी राजधानी बनाकर. तो हम उस हर्षवर्धन की बहुत सारी जानकारी ले चुके हैं और डिस्कस कर चुके हैं क्या क्या आएगा, और छोटे मोटे बहुत सारी चीज़ें हैं. उसी के वक्त में हम देखते हैं कि एक प्रतिनिधि मंडल चीन को जाएगा और चीन से भी एक प्रतिनिधि मंडल आएगा जिसे वो रिसीव करेगा. हवेन सांग जो चाइनीज ट्रैवलर है वो इंडिया आएगा, और एज यू नो दैट 605 में हवेन सांग का जन्म होता है. 605 664 में डेथ करता है. 630 में एंट्री लेता है इंडिया में. 645 में इंडिया से चला जाता है. 15 वर्ष इंडिया में रहता है. उस 15 वर्ष में ये जो है इसके दरबार में कब आता है, इट्स ए गुड क्वेश्चन. तो याद रखिएगा 635 में हवेन सांग आता है हर्षवर्धन के दरबार में और 642 तक रहता है. हवेन सांग आता है किधर से? सेंट्रल एशिया से कट करके बल्ख बैक्टीरिया, अफगानिस्तान, कश्मीर, पेशावर, मुल्तान, और फिर इस तरह से थानेश्वर से फिर दिल्ली होते हुए आता है कन्नौज. कन्नौज से फिर साउथ की ओर जाता है, फिर ऊपर की ओर बढ़ता है और फिर आगे बढ़ करके कपिलवस्तु, वैशाली और इस तरह से सारनाथ वगैरह होते हुए फिर वो ताम्रलिप्ति की तरफ से बंगाल जाता है. भास्कर वर्मन के यहाँ भी असम जाता है, बंगाल जाता है. बंगाल से वो आता है उड़ीसा की तरफ वेंगी, वेंगी से आता है पल्लव राज की तरफ कांचीपुरम, फिर उसके बाद महाराष्ट्र से होते हुए टर्न होकर के चालुक्य राजा बादामी, बादामी से गुजरात वल्लभी, और वल्लभी से कट करके फिर आ जाता है नॉर्थ ईस्ट की ओर जो पहुंच जाता है कन्नौज की तरफ, और फिर वहां से टर्न लेता है राजस्थान और हरियाणा के बीच से निकलते हुए पहुंच जाता है उसी जगह पेशावर और बैक टू द सेम डायरेक्शन. तो ये जो है इसका हिसाब किताब है, और क्रम भी पूछता है पहले कहाँ आया एंड देन एंड देन एंड देन. यूपीएससी कुछ भी नहीं छोड़ता आपको. वो सोचता है आप बहुत ही काबिल हैं और काबिल तारीफ हैं, और वो आपसे बहुत कुछ अपेक्षा रखता है, जैसे हमारे माता पिता हमसे बहुत कुछ अपेक्षा रखते हैं, और रखना भी चाहिए. ठीक है, तो हम ऐसे हवेन सांग की भी बात करेंगे. ठीक है, और हर्षवर्धन की जो और भी दास्तान बाकी है उसे भी. आज हर्षवर्धन समाप्त हो जाएगा. हम हर्षवर्धन के समय के रेवेन्यूज की बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात करेंगे, प्रशासन, भूराजस्व, सैन्य व्यवस्था, कुछ अधिकारियों की भी बात करेंगे. दिस इज द वे. तो चलिए शुरुआत करते हैं. और बोर्ड पर लिखा हुआ है आज 14 जुलाई है. जीएस फाउंडेशन हिस्ट्री एंशिएंट इंडिया, पुष्यभूति एम्पायर कहिए या वर्धन वंश कहिए, एक ही बात है. हर्षवर्धन हमारा फोकस है. दिस इज द कैरेक्टर. मालूम ही है 7th एंड लास्ट किंग है वर्धन वंश का. 606 AD से 647 AD तक रूल किया राजधानी कन्नौज से. पॉइंट क्लियर. चलिए शुरुआत करें. बट एज यू नो 14 जुलाई, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट. आज के दिन फ्रेंच स्टेट रिवॉल्यूशन 1789 में फ्रांस के पेरिस में हुआ था, और फ्रांस में जो अराजकता थी, छाओज था, समाज 3 वर्गों में बटा था. अमीर वर्ग बहुत ही अमीर और अन्य भूखे मर रहे थे. इस वजह से जीन जैक्स रूसो जो बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर, फिलोसोफर, सिद्धांतवादी हुए, उनका 3 शब्द इस क्रांति के बोल बन गए. समानता, बंधुता, स्वतंत्रता. इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी. और ये आंदोलन बना. जैकोबिन क्लब वालों ने इसको आगे बढ़ाया
और अंततः एक ड्रामा देखा और इतने ये एग्रेसिव हो गए कि आज इस सत्ता को उखाड़ फेंकना है, और राजतंत्र को उखाड़ फेंका और लुई 16वें नाम का जो शासक था उसे गद्दी से उतारा। मैरी उसकी रानी भी जेल में डाल दिए गए और अब फ्रांस एक गणतंत्र रिपब्लिक ऑफ फ्रांस बन गया। किंगशिप समाप्त हो गया। दैट इज द कंसीडर दैट 14 जुलाई फ्रेंच स्टेट रिवॉल्यूशन डे, फ्रांस की राज क्रांति, आज नेशनल डे ऑफ फ्रांस है, फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है। और जिस महल में रहते थे जनाब लुई 16वें, उस पर उन लोगों ने जो कब्जा किया था, तो उस महल का नाम है चैम्प्स एल्से, और इसलिए आज चैम्प्स एल्से डे भी होता है। इस डे के सेलिब्रेशन में हमारे मनमोहन सिंह एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके हैं चीफ गेस्ट, जैसे हम 26 जनवरी को चीफ गेस्ट के तौर पर सम्मान देते हैं कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष या फिर शासना अध्यक्ष को। तो ये याद रखिएगा, आज बहुत सारे न्यूज़ आज नहीं तो कल आपके पास आएगा, आप देखिएगा। आज के अखबार में ये नहीं दिया है, जो लिखता है ना बहुत सारे अखबार, तो वो नहीं दिया है। हो सकता है रात में डीएनए में सुधीर चौधरी बताए कि आज का इंपॉर्टेंस क्या है, पर आप जान चुके हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो हम हर्षवर्धन पे बात करते हैं। चलिए, हर्षवर्धन का संदर्भ देखें। मैंने कहा वो साहित्यकार था, बात हो गई बहुत सारी उसकी। उसके दरबार में कौन कौन थे, क्या क्या लिखा, ये भी बात हो गई। हर्षवर्धन बहुत बड़ा दानी था, प्रयाग सभा, ये सब बात हो चुकी। हर्षवर्धन अपने समय को बड़ा ही अनुशासित ढंग से व्यतीत करता था। कैसे? तो हर्षवर्धन अपने समय को 3 भागों में बांट के रखा था। यानी उसका जो 12 घंटे का दिन है, सुबह उठने से लेकर रात्रि विश्राम तक में, उसको 3 पहर में बांट दिया। जैसे 3 पहर होते हैं ना, 8-8 घंटे की, ठीक है ना, मतलब जो देखिए अगर हम 4-4 घंटे की 3 पहर होता है, 12 घंटे दिन का, तो ये चीज़ है। वैसे 24 घंटे में 8 पहर माना जाता है। तो वो फर्स्ट हाफ जो है वह राज्य के कार्यों का निपटारा करता, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रूलिंग वर्क से रिलेटेड काम करता फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ जो है धर्म कर्म के काम में लगा रहता। हम लोग जो है पूरा दिन नौकरी करते हैं या कहीं रोजगार में लगे रहते हैं, और रात में थोड़ा बहुत मुश्किल से फैमिली को वक्त दे पाते हैं या नहीं भी दे पाते हैं, या उन्हीं का वक्त और ले लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आर्य समाज के लोगों ने वैदिक काल में जीवन को, पूरे लाइफ स्पैन को 4 बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से बांटा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक वैसे ही हमें इस 24 घंटे के जीवन को जनरली हमें बांट कर चलना चाहिए। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 3 पहर 24 घंटे में बांट देना चाहिए। 8-8 घंटे की, 8 घंटे वर्क करना चाहिए, 8 घंटे रिलैक्स होना चाहिए, और 8 घंटे में अपने फैमिली, सामाजिक अन्य उत्तरदायित्वों को पूरा करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा होगा। 8 घंटा जॉब या अपनी नौकरी या एजुकेशन, सर्विस, कुछ भी हो, 8 घंटा बढ़िया से रिलैक्स करिए। 6 घंटे तो डीप नींद लीजिए, 2 घंटे रिलैक्स करिए, और बाकी के 8 घंटे में टॉयलेट, बाथरूम, खाना पीना, आना जाना, बातचीत, अपने सगे संबंधी मित्रों के साथ वार्तालाप, हालचाल जानना, गैदरिंग करना, पार्टी में जाना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हॉबीज़ के काम करना, जो आपकी हॉबीज़ है, ये तमाम चीज़ें, लोगों के दुख दर्द को दूर करना, ये सब काम करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। ये काम करता था। तो एक पहर जो है 3 पहर में क्या करता था, वो काम करता था वो दिन का, और बाकी 2 पहर जो है धर्म कर्म के काम में लगा रहता। चलिए अब आते हैं 605 में साउथ वेस्ट चाइना के सिचुआन प्रोविंस में जन्म हुआ एक व्यक्ति विशेष का, जिसका नाम था हुवेन सांग। हुवेन सांग, एक ही बात है। हुवेन सांग एक चीनी ट्रैवलर, यानी एक चीन का यात्री, धार्मिक यात्री के तौर पर भारत में आया। भारत में जो आया
तो अपनी यात्रा जो है उसने 630 में आरंभ किया। जब वो यात्रा आरंभ करता है तो एक वो बौद्ध धर्म के महायानी शाखा का एक बौद्ध भिक्षु है, बौद्ध भिक्षु है बौद्ध धर्म के महायानी शाखा का, और उसे भारत आने का मकसद है बौद्ध धर्म से जुड़े तमाम स्थलों को जा करके देखना, बौद्ध स्थल से जुड़े दर्शन करना, गौतम बुद्ध के बारे में जानना और ख़ास करके पुस्तक वगैरह ज्ञान प्राप्ति करना और उस बौद्ध धर्म से जुड़े तमाम बातों को। तो जब वो चला तो आप समझ सकते हैं वह 25 वर्ष का होगा, एक बहुत ही युवा है। और युवा है तो आप देखते हैं यंग है, और यंग को लोग क्या कहते हैं? राजकुमार। तो राजकुमार एक यंगनेस का भी जो है सिंबॉलिक वर्ड है, तो इसे नाम मिला यात्रियों का राजकुमार। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही स्मार्ट, सुंदर, खूबसूरत था, ऐसा नहीं है। अगर आप पिक्चर में देखें तो आपको बिल्कुल नहीं ऐसा दिखाई देगा। चलिए, फिर भी वो कोई इशू नहीं है, अगर है भी तो कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, गौतम बुद्ध बहुत ही स्मार्ट थे, लाइक स्वामी विवेकानंद की तरह, वो बहुत स्मार्ट थे। चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि 25 वर्ष की आयु में उसने अपनी यात्रा शुरू की, एक महायानी बौद्ध धर्म की यात्रियों के तौर पर, और सिचुआन से भारत के संदर्भ में आया। वो आया भारत, ठीक है, और फिर 645 में फाइनली भारत को छोड़ दिया। 15 वर्ष भारत में व्यतीत किया। पहला, उन 15 वर्षों के दरमियान 635 से 642 तक ये खास करके हर्षवर्धन के दरबार में रहा, हर्षवर्धन के साथ रहा, हर्षवर्धन के साथ कई जगह की यात्रा की है। प्रयाग का कुंभ मेला यानी प्रयाग का जो दान सभा होगा उसमें भी गया, जो सीरियली 6ठा दान सभा था। उसको पतिमोक्ष भी कहा गया, जिसमें हवेनसांग भी शामिल हुआ, यानी वो भी कुंभ मेला गया था। तो ये 7 वर्ष रहा हर्षवर्धन के साथ, और हर्षवर्धन खुद 7वां अपने वंश का आखिरी 7वां राजा था। अब आइए हम देखते हैं हवेनसांग को तर्क का पंडित, तर्क का पंडित कहा गया है, यानी उसके तर्क बुद्धि बहुत ही बढ़िया था। फिर हम देखते हैं उसे नीति का पंडित, नीति मतलब मोरालिटी, रूल, उसका पंडित कहा गया कि मोरालिटी क्या है। तो नीति का पंडित, तर्क का पंडित, यात्रियों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ ट्रैवलर्स, ये कहा गया है। और वर्तमान शाक्य मुनि यानी प्रेजेंट शाक्य मुनि, हम गौतम बुद्ध को शाक्य कुल गोत्र में जन्म लेने की वजह से उन्हें शाक्य मुनि कहते हैं, तो हम इन्हें क्या प्रेजेंट शाक्य मुनि, आधुनिक शाक्य मुनि, मॉडर्न शाक्य मुनि कह सकते हैं। तो ये सब नाम जनाब के पड़े। भारत में जितने दिन रहे उन्होंने भारत के ऊपर अपने अनुभव आधारित पुस्तकें लिखा, जिसका नाम चाइनीज भाषा में, और चाइनीज भाषा में ही पुस्तक लिखा रखा, सी यू की। तो उसकी पुस्तक का नाम क्या है? सी यू की, यानी भारत की कहानी, भारत की कहानी सी यू की। आगे चल करके हम देखते हैं जब डेथ कर जाता है हवेनसांग 664 में सिचुआन में, तो उसके जीवनी के तौर पर एक किताब लिखी गई, बायोग्राफी ऑफ हवेनसांग रिटेन बाय व्यू ली। किसने लिखा? व्यू ली। और ये सवाल खूब आते हैं, हवेनसांग द्वारा भारत पर लिखी किताब का क्या नाम था? हवेनसांग की जीवनी को किसने किस नाम से लिखा? व्यू ली ने लिखा। तो ये चीज है। अब अगले पॉइंट पर आइए। अब अगले बात पर आते हैं। अब हम देखते हैं हवेनसांग के सम्मान में हर्षवर्धन ने 641-42 माना जाता है, कन्नौज अपनी राजधानी में जो विद्या की नगरी थी, वहां पर एक सभा का आयोजन किया जिसको कहते हैं धर्म सभा, जिसमें देश विदेश क्षेत्र विशेष के जितने भी किसी भी धर्म के, बौद्ध धर्म होगा, जैन धर्म होगा, हिंदू धर्म होगा,
ये सब तो होंगे भारत में, ये सब धर्म तो उस टाइम में थे। सिख नहीं थे, मुस्लिम नहीं थे, लेकिन बौद्ध धर्म थे, जैन धर्म थे और सनातन हिंदू धर्म था। तो और बहुत सारे संप्रदाय के भी लोग थे, आजीवक संप्रदाय होंगे, नहीं उपभोक्तावादी, ये सब होंगे, अलग अलग दर्शन के मत के लोग होंगे, तो वो सब आए। और धार्मिक शास्त्रार्थ हुआ, आध्यात्मिक वाद विवाद हुआ। कहते हैं कि इसमें हवेन सांग अपनी तर्क बुद्धि से सबको पराजित कर रहा था। तो कहते हैं जो ब्राह्मण समुदाय के लोग थे उनको थोड़ा बुरा लगा, तो वो मारने पर उतारू हो गए हवेन सांग। तो उसकी रक्षा हर्षवर्धन बीच में आके किया। और एक डायलॉग भी है कि किसी ने भी अगर हवेन सांग को हाथ लगाया तो उसकी गर्दन तोड़ दी जाएगी, गर्दन उखाड़ दी जाएगी, कहीं गर्दन उखाड़ कहीं गर्दन तोड़ तो दिया जाता है। अब ध्यान दीजिए, ठीक है। बाद में कहते हैं कि उस पंडाल में आग भी लगा दी गई ताकि हवेन सांग की मृत्यु हो जाए, पर वो बच निकला, बचा लिया गया हर्षवर्धन बीच में। तो ये प्रसंग है और वही जीता। अब दूसरी बात, हर्षवर्धन हुएन सांग के प्रभाव में आकर के देखते हैं महायानी बौद्ध धर्म को अपना लिया, जो इंद्र का भक्त था, जो शिव का भक्त था, जो विष्णु का भक्त था। तो ये महायानी बौद्ध धर्म को अपना लिया और फिर अशोक की ही भांति बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार, उसके गुड मैसेज को मैसेजिंग करने के ख्याल से कई बौद्ध प्रतिनिधि मंडल बनाए और अपने आस पड़ोस के राज्यों में, पड़ोसी विदेशी राज्यों में भी भेजा। इसीलिए इसे द्वितीय अशोक कहते हैं। और ये जो धर्म सभा का आयोजन कन्नौज में किया, बौद्ध धर्म सभा का, उसको 5वीं बौद्ध संगति मानी गई है। तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन 251 बीसी में अशोक ने पाटलिपुत्र में किया और इसने 5वीं का अपनी राजधानी कन्नौज में किया। वो तीसरा, ये 5वां। तो बौद्ध धर्म के लिए जो काम अशोक ने किया, प्रतिनिधि मंडल विदेशों में भेजे, शांति के संदेश भेजे, बौद्ध धर्म के मैसेज भेजे और बौद्ध धर्म सभा का आयोजन किया, ये सारे काम हर्ष ने भी किया। इसलिए हर्ष को द्वितीय अशोक, सेकंड अशोका कहा गया है। पॉइंट क्लियर, याद रखिए। और 5वीं बौद्ध संगति ही अंतिम बौद्ध संगति अब तक बरकरार है। तो लास्ट बौद्ध संगति किसने की? हर्षवर्धन ने की। कहा? हवेन सांग के सम्मान। अब आई तो एक तो देखा आपने ये उसकी बौद्ध संगति के ऊपर और सब जगह भेजा, तो द्वितीय अशोक कहना है। इसने एक व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल के तौर पर चीन के राज दरबार में अपना दूत भेजा और वैसा ही वो वहां से एक दूत को रिसीव भी किया। पूरा प्रतिनिधि मंडल थे, डेलीगेट्स को रिसीव भी किया। याद रखिएगा, ऐसा हर्षवर्धन ने किया एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये भी बात हो गई। अब आइए छोटी मोटी चीजों को ध्यान में रखें। तो उससे पहले हमें बात करनी चाहिए कि अब हर्षवर्धन भारत में कहां कहां कब कब कैसे पहुंचा, तो ये इंपॉर्टेंट आपका होगा। तो ये चीजों पर बात करेंगे, ध्यान से सुनेंगे इस बात को। हर्ष का भारत में हम देखते हैं कहां कहां आना जाना, ध्यान दीजिए। हर्षवर्धन का जो यात्रा वर्णन हम देखते हैं, तो उसके यात्रा वर्णन को ध्यान में रखा जाए तो 629 में वो अपने घर सिचुआन से चला और 630 में एंट्री भारत में लिया। इसलिए 629 से 642 का संदर्भ भारत के लिए कह देते हैं, जबकि पूरे भारत में वो 629 से 645 या 30 से 45 माना। अब आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये अपने ही घर से निकला। तो आज जो चीन का प्रांत है वो भारत के कब्जे में था, यारकंद, खोतान, ठीक है। तो यारकंद, खोतान, समरकंद ये होते हुए, समरकंद तो आज मालूम है उज्बेकिस्तान का हिस्सा है, तो यारकंद, खोतान, समरकंद होते हुए वो उस टाइम के भारत में प्रवेश करता है और भारत को वो कहता है चंद्र की भूमि। दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत को क्या कहता है? चंद्र की भूमि। चंद्र की भूमि मतलब चंद्रमा की भूमि, ये कहता है। अब आइए भारत के संदर्भ में भारत को उसने चंद्र की भूमि कहा है और अपनी किताब में सीयू की भारत की कहानी लिखा है। उसके बाद वो पहुंच जाता है कंधार। यू नो कंधार अफगानिस्तान में कंधार है। कंधार के बाद चला जाता है काबुल।
काबुल के बाद आता है कहाँ, पेशावर। पेशावर से वो कहाँ जाएगा, तो कश्मीर। और कश्मीर के बाद, अच्छा, पेशावर से तक्षशिला, तक्षशिला से कश्मीर, कश्मीर से फिर कहाँ जाएगा, याद रखिएगा, थानेश्वर। थानेश्वर जो कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद आता है मथुरा, और मथुरा से कहाँ जाएगा, कन्नौज। कन्नौज से कहाँ गया, प्रयाग, और प्रयाग से कहाँ गया, तो याद रखिएगा कपिलवस्तु। कपिलवस्तु मालूम है ना, जो जन्म हुआ गौतम बुद्ध का नेपाल में, कपिलवस्तु। फिर कहाँ गया, कुशीनगर, जहां पे भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी, कुशीनगर। कुशीनगर के बाद कहाँ जाएगा, श्रावस्ती। श्रावस्ती कहाँ है, गोरखपुर के पास श्रावस्ती। उसके बाद कहाँ आया, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र गया। पाटलिपुत्र से कहाँ गया, गया। गया जहां पे बौद्ध धर्म की उन्हें शिक्षा मिली, ज्ञान प्राप्त हुआ, गया। गया से राजगृह। राजगृह तो आपको मालूम है, राजगृह से नालंदा, और नालंदा हम लोग जानते ही हैं कि नालंदा में जो है उसने जो है, अच्छा, वो वाराणसी, बनारस भी गया है, बनारस यानी सारनाथ, तो सारनाथ भी गया। और उसके बाद देखते हैं नालंदा गया। नालंदा में उसने 2-3 साल वहां जाके एजुकेशन लिया, और बाद में एज ए टीचर एजुकेट किया, पठन और पाठन, एज ए स्टूडेंट और एज ए टीचर। नालंदा विद्यापीठ में वो था, और तर्क का ज्ञान लेने गया और तर्क पढ़ाया, ये याद रखिए। तो नालंदा। उसके बाद वो बंगाल रीजन में कामरूप जाता है, भास्कर वर्मा के यहाँ। बंगाल जो शशांक वाला क्षेत्र है वहाँ आता है, वहाँ से वो ताम्रलिप्ति की तरफ जाता है, उड़ीसा गंजम। उसके बाद वो पल्लव राज में जाता है, कांचीपुरम तमिलनाडु। फिर उसके बाद आता है कर्नाटक के बादामी, यानी कि वो चालुक्य राज में आता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो वातापी। उसके बाद चला आता है वो कहाँ पर, वल्लभी। वल्लभी जो मैत्रक वंश का गुजरात में है। और वल्लभी के बाद फिर वो वापस आ जाता है कहाँ, कन्नौज की तरफ, और वहाँ से टर्न लेकर के हरियाणा, राजस्थान होते हुए फिर बैक हो जाता है। तो आपने देखा इन सब जगहों की उसने यात्रा की, नालंदा में पठन और पाठन किया, दैट इज इंपॉर्टेंट, तो ये ध्यान रखना। अब छोटी छोटी चीजें हम हर्षवर्धन के संदर्भ में देखना चाहेंगे जिसका इंपॉर्टेंस है, तो इन छोटी बातों पर ध्यान दीजिए, गौर से सुनते जाएंगे। जैसा कि हमने कहा, भारत में हवेनसांग का संदर्भ 629 से 642 रहा, ठीक है। दरबार में 635 से 42 रहा। भारत में एंट्री 630 में लिया और गया 645 में, ठीक है। कुल मिलाकर के उसने 59 वर्ष की उम्र जिया, और 25 वर्ष के उसमें भारत में आया, यात्रियों का राजकुमार कहलाया, ठीक है। याद रखिए, ये जो सांची है, सांची भी वो गया, और सांची का जो स्तूप है, भरहुत का स्तूप भी गया। सांची के स्तूप को या सांची को उसने एक नाम दिया, काकनाद वोट। इट इज हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछ चुका है। सांची को काकनाद वोट किसने कहा, हवेनसांग ने कहा, इंपॉर्टेंट है। थानेश्वर को श्रीकंठ किसने कहा, इसी ने कहा, तो याद रखिएगा। और कन्नौज को भी ये बहुत अच्छा नाम देता है विद्या की नगरी के संदर्भ में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब आइए, अगला है इसी के संदर्भ में, हर्ष नाटककार है, कवि है, और उसकी कृति को हम समझ चुके हैं। फिर अगला आपका जो आता है, हर्ष प्रतिदिन जो है 500 ब्राह्मणों को लंगर खिलाता और 1000 बौद्ध भिक्षुओं को भी लंगर खिलाता था, ये ध्यान में रखिएगा। और अगला जो पॉइंट आता है, राजधानी कन्नौज है, नो डाउट, ठीक है। कश्मीर से रिलेटेड बात हमने बता ही दिया। फिर उसके बाद कन्नौज का जो आता है, मोक्ष परिषद वाली, ये भी बात हो गई। कन्नौज में जो सभा का आयोजन हुआ था, जो मैंने कहा था 5वीं बौद्ध संगति, उसे मोक्ष परिषद भी कहते हैं, ये ध्यान में रखना है। फिर हम देखते हैं अगला, 643 में चीनी दूत इसके दरबार में आता है, जिसका नाम है स्यांग दोआई विंग। स्यांग दोआई विंग, ये जो था चाइनीज एनवॉय इन द कोर्ट ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के राज दरबार में चीनी दूत आया था 643 में, श्वांग दोआई विंग।
इसने भेजा भी था और ऐसे ही प्राप्त किया। अब हर्ष का दिन जो है, प्रथम भाग जो था सरकारी काम में जाता था और शेष भाग धार्मिक काम में लगता था। हर्ष की सेना जो थी, ये ध्यान रखिएगा, उसके संदर्भ में भी बात करेंगे और प्रशासन को मिक्स करके बात करेंगे, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, जरा ध्यान देंगे। हर्ष की सेना के संदर्भ में या प्रशासन के संदर्भ में एक पद है जिसका नाम है अवंती पद। अवंती पद का अर्थ है क्या? युद्ध और शांति मंत्री। जैसे गुप्त काल में युद्ध और शांति मंत्री को संधि विग्रहक कहा गया है, संधि विग्रहक, उसी प्रकार से हम देखें हर्षवर्धन के समय में संधि विग्रहक के पद पर जो है मंत्री, उसे क्या कहते हैं? अवंती पद। अब है कुंतल, जो अश्व सेना का प्रमुख अधिकारी है उसे कुंतल के नाम से जाना जाता है। कुंतल यानी चीफ ऑफ हॉर्स कैवेलरी। एक है कुमारामात्य, ये उच्च प्रशासनिक सेवक है, ये सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी है कुमारामात्य। ये राज्यपाल के तौर पे प्रांतों में रहता था। फिर है आपका दीर्घ ध्वज। दीर्घ ध्वज का मतलब क्या है? संदेशवाहक, जो मैसेज करते थे ना, पूरे रिपोर्ट्स एक दूसरे को करते थे राजा तक, तो राजा तक जो रिपोर्ट पहुंचाने का काम करते, उस गुप्तचर विभाग तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उस मीडिया विभाग का जो चीफ होता उसे सर्व ध्वजा, तो सर्व ध्वज कहते। फिर है स्कंदगुप्त, ये हस्ती सेना का प्रमुख होता। हाथी का जो रेजिमेंट था उसके चीफ को क्या कहते? तो हम स्कंदगुप्त कहते हैं यहां पर। सर्वगत, गुप्तचर विभाग का जो प्रधान था, द चीफ ऑफ स्पाई डिपार्टमेंट, इट्स कंसिडर्ड सर्वगत। तो ये ध्यान रखना है। इन सारे तमाम अधिकारियों को, सिपाहियों को वेतन जो है, बड़े बड़े अधिकारियों को वेतन जो है वह कैश में नहीं मिलता। कैश के जमाने लग गए। भू राजस्व के तौर पर जमीन का टुकड़ा मिलता, जिसका रेवेन्यू कलेक्ट करके आप वेतन के तौर पर लेते रहिए। जितना वेतन उसके हिसाब से उतनी जमीन एक्वायर करते और सेगमेंट कर देते कि इसकी रेवेन्यू वेतन के बराबर है, तो एक यूनिट बन जाता और रेवेन्यू वाला लैंड दे देते। छोटे मोटे सिपाही को तो कैश दिया जाता था, इन तमाम बड़े अधिकारियों को, चाहे सैन्य या असैन्य अधिकारी हो, रेवेन्यू के तौर पे लैंड दिया जाता, भूमि दिया जाता। अब है 3 प्रकार के टैक्स थे। 3 प्रकार के कर में एक देखते हैं, भाग। भाग का मतलब हिस्सा होता है और उसी से भाग, ये सबके भाग का अपने अपने भाग की बात है। ये भाग वहीं से ये भाग्य बन गया, ये याद रखिएगा लग। तो भाग जो है भूमि कर है। लैंड रेवेन्यू इज कंसिडर भाग, ठीक है। दैट वाज गिवन इन सब्सटेंस, अनाज के रूप में, पदार्थ के रूप में दिया जाता था भाग। दूसरा है आपका हिरण्य, जब नकद देते थे हम मालगुजारी, लैंड रेवेन्यू इन कैश, तो उसे हिरण्य कहा गया है। तो हिरण्य मतलब होता ही है कैश। अगला है बलि, जो राजा को भेंट चढ़ाया जाता था नजराने के तौर पे, वो बलि कहलाता था। अब बात करते हैं हम, जो साधारण सैनिक होते, सामान्य सिपाही, उस सिपाहियों को नाम मिलता चटभट। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि वर्धन वंश में सामान्य सिपाही को क्या कहा जाता था? चटभट। भूलिएगा मत, ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब आइए, अब हम देखते हैं ह्वेनसांग जब सांची गया तो सांची का क्या नाम दिया? यू नो बेटर, नाम दिया उसने काकनाग वोट, ठीक है। अब आइए, नालंदा विश्वविद्यालय का संदर्भ देखें। उस समय क्या, तो शिक्षा का केंद्र था और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण तो गुप्त शासक कुमार गुप्त ने किया, जो 414 से 455 के बीच रूल किया था। और 10,000 वहां पर स्टूडेंट्स और लगभग 1,000 प्लस जो है टीचर हुआ करते थे। शीलभद्र यहाँ के कुलपति रहे। हु वॉज द चांसलर ऑफ नालंदा विद्यापीठ? शीलभद्र, ठीक है। कब? 8th सेंचुरी में, ठीक है। और 8th सेंचुरी में देखते हैं हम, पाल वंश के राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की, आज के भागलपुर बिहार में।
और उदंतपुरी की स्थापना बिहार शरीफ के पास उसका अगला राजा देवपाल ने किया था। ठीक है। फाहियान का संदर्भ तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, हवेन शांग के बारे में बता ही दिया है, और हवेन शांग का संदर्भ भी समझ गए, उसकी जीवनी को किसने लिखा ये भी समझ गए। अब आइए हम देखते हैं, जो हवेन शांग है वो भारत आया तो 657 बुक्स भी लेकर गया, बौद्ध धर्म के जुड़े 657 पुस्तकें वह लेकर गया, और भगवान बुद्ध की मूर्तियां भी लेकर गया। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना है। अब अगले पॉइंट पर आ जाइए। तो हमने क्या क्या देखा, हर्षवर्धन के तमाम चीजों को हम लोगों ने मेजरमेंट कर लिया, और हर्षवर्धन से कितने सवाल आ सकते हैं उसको भी आपने डील कर लिया। हर्षवर्धन जो है कि जब मौत हुई स्वाभाविक, तो हर्षवर्धन के आगे कोई शासन नहीं कर पाया। हर्षवर्धन की मृत्यु का होना हम देखते हैं एक बड़े बदलाव की ओर अग्रसर होना था भारतीय इतिहास का। क्या हर्षवर्धन अंतिम प्राचीन भारत का शक्तिशाली राजा था, जो उत्तर भारत के एक व्यापक क्षेत्र तक न सिर्फ अपने प्रशासन के अंतर्गत लाया, कब्जा किया, बल्कि अन्य पड़ोसी देश उसकी अधीनता को भी स्वीकार किए और एक शांति की स्थिति बनी रही। वैदेशिक संबंध भी मजबूत थे। हर्ष के मृत्यु के साथ ही कन्नौज खाली हो गया, और कन्नौज पर आक्रमण करने के ख्याल से अपने अपने अलग क्षेत्र के राजाओं ने वहां पर कब्जा करके अपनी कठपुतली सरकार बैठाने का प्रयास किया, जैसे कभी वेनेजुएला में, पनामा में, ग्वाटेमाला में, होंडुरास में, हैती में, बात हमारी समझ रहे हैं, उरुग्वे में, कोलंबिया में, फ्रेंच गुयाना में, सूरीनाम में, फिजी में। ये सब ऐसे बहुत छोटे द्वीपीय या छोटे देश हैं जहां पर अक्सर अमेरिका अपनी इच्छा अनुकूल वहां पर व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष को, जो अमेरिका के हित के लिए सही है, उसे गद्दी पर बैठाता है, इनडायरेक्टली उसके लिए युद्ध लड़ता है, वेपन्स की सप्लाई करता है, उसकी नीतियों के अगर गलत आदमी आ गया तो प्रतिबंध लगाता है, फौज उतारता है, हर तरह से डॉलर बहा देता है, हर तरह से शाम दाम दंड भेद से वहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी सत्ता को बनाए रखता है। पूरे गल्फ कंट्री में भी उसी को वो सपोर्ट करता है जो उसके तेल के सप्लाई लाइन को डिस्टर्ब ना करे। बात ईरान कर रहा है तो उसके लिए खिलाफ है, याद रखिए। रशिया भी सीरिया में बशर अल असद की सरकार को बनाए हुए है, ईरान को पूरा सपोर्ट कर रहा है। अब ऐसे ही हीरो के तौर पर ये दो के अलावा एक तीसरा ध्रुव ऊपर आया है जिसका नाम है चाइना। तो जो कहते थे पहले बाइपोलर था अमेरिका रशिया, फिर रशिया खत्म हो गया तो अमेरिका बाइपोलर से यूनिपोलर हो गया, फिर पुतिन के संदर्भ में 15-20 सालों में फिर से रशिया एक बड़ी शक्तिशाली व्यवस्था में आ गया। तो अब रशिया और अमेरिका बाइपोलर, दो ध्रुवीय विश्व हो गया। अब एक तीसरा पोल उभर के आ गया जिसको आप क्या कहेंगे, चाइना, जिसका इतना ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व फंड है, जिसके दम पर पूरी दुनिया की इकॉनमी को अपनी ओर मोड़ने की कोशिश कर रहा है और भविष्य के लिए अपनी एक दुनिया सुरक्षित कर रहा है, और एक नए उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की ओर बढ़ रहा है, जिसका नतीजा इतना खतरनाक होगा कि मैंने तो भविष्यवाणी की हुई है कि 2030-33 तक जाते जाते वर्ल्ड वॉर हमें तीसरा देखने को मिलेगा। उसका रूप अलग होगा, साइबरनेटिक्स हो सकता है, सैटेलाइट वर्ल्ड हो सकता है, डायरेक्ट जो है ट्रेड से रिलेट करके हो सकता है, पर यह युद्ध होगा 2029 से 33 के बीच अवश्य शुरू हो चुका होगा। इसकी पृष्ठभूमि पिछले 4-5 सालों से शुरू हो चुकी है, क्योंकि कोई भी विश्व युद्ध अचानक एक दिन हुआ और नहीं होता। उससे पहले 10-15 साल की पॉलिसीज देखा जाता है कि वो कौन कौन सी नीतियाँ थी, किस देश की वो कौन कौन सी चालें थी, किस देश की वो कौन कौन से ग्रुपिज्म गुट बनाया गया, जो अंततः यह युद्ध की ओर अग्रसर हो गया। और एक अचानक
तात्कालिक इमीडिएट कॉज होगा और युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। याद रखिएगा, चाइना और भारत के बॉर्डर पर युद्ध होने से अभी रहा है, ऐसा दिखता है कि होते होते रह गया, पर स्थिति कुछ भी नहीं सुधरी है। थोड़ा बहुत हमें कयास लगा सकते ये हुआ, लेकिन ये लंबा चलेगा। चलिए, क्यों? क्योंकि वो ईरान तक पहुंचेगा और उसको ये कॉरिडोर तो चाहिए ही, तो खेल होगा उसके लिए, वो युद्ध भी लड़ेगा, आप देखिएगा, और युद्ध होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करें। तो कहने का मतलब है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर नजर पड़ी। पूरब में, कन्नौज से पूरब में बंगाल के पाल वंश के धर्मपाल का, देवपाल का, महिपाल जैसे शासक का, और वेस्ट में गुर्जर प्रतिहार के नागभट्ट जिसने इसकी स्थापना की, और नागभट्ट द्वितीय और अन्य राजाओं का देखते हैं नजर पड़ेगी कन्नौज पर। और दक्षिण भारत के महाराष्ट्र कर्नाटका क्षेत्र का जो है एरिया, जिसको दक्कन कहते हैं, डेक्कन या साउथ इंडिया, या डेक्कन या साउथ इंडिया से राष्ट्रकूट वंश की इस पर नजर गई, जिसमें कृष्ण प्रथम, कृष्ण थर्ड, दंती दुर्ग, अमोघ वर्ष, इन सब ने जो है युद्ध लड़ना है, और ध्रुव, ये सब युद्ध लड़ेगा, और कृष्ण फर्स्ट में युद्ध लड़ेगा। तो ये तीनों अपने अपने समय में कभी ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे, तो उनके अकॉर्डिंग वहाँ सत्ता बदल जाएगी। तो कभी पाल के अकॉर्डिंग, कभी गुर्जर प्रतिहार, कभी राष्ट्रकूट के अकॉर्डिंग, लेकिन फाइनल जो विक्ट्री होगी गुर्जर प्रतिहार की होगी। ठीक है, ये लगभग 150 वर्ष का एक अच्छा खासा युद्ध चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि कंटिन्यू चलेगा। 2-4 साल 5 साल चला, फिर 10 साल रह गया, फिर वो उखड़ के आया, फिर 10 साल चला, 20 साल रह गया। इस तरह से ये 3 वंशों के बीच कन्नौज को लेकर के जो युद्ध हुआ उसे कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष, द वॉर ऑफ ट्राइपेट या ट्राइपेट वॉर फॉर कन्नौज। हर्षवर्धन की मृत्यु से कन्नौज एक वैक्यूम, एक निर्वात क्षेत्र के रूप में उभर कर आया। अब उस निर्वात को भरने के लिए, जैसे साइक्लोन में आसपास की हैवियर एयर जो है ना, लो प्रेशर एरिया की तरफ बढ़ने लगती है ना, तो ऐसे समझिए निर्वात बना, कन्नौज एक निर्वात हो गया, यानी किकलेश हो गया, अराजकता हो गई, पावरलेस हो गया। तो उसको कब्जे में लेने के लिए उसके आसपास की हवा, आसपास के राज, पूरब से पाल, पश्चिम से प्रतिहार, पूरब से पाल, पश्चिम से प्रतिहार, दक्षिण से राष्ट्रकूट, ये सब आ गए, लड़े, और कन्नौज की सरकार राज कठपुतली की तरह नाचती रही इन तीनों के इशारे पर, समय समय के हिसाब से, जो चाहे जैसे जिसको बैठा दिया। याद रखें। इसे त्रिगुट वॉर कहते हैं, त्रिपक्षीय वॉर कहते हैं, त्रिगुटीय वॉर कहते हैं। और आपसे यही पूछेगा इन 3 में कौन एक नहीं था, तो 4 ऑप्शन देगा, 3 तो है, एक जो है वो नहीं है, कोई भी दे दे। ऐसे ही पूछेगा दक्षिण भारत से इसमें कौन शामिल हुआ, राष्ट्रकूटास। पूर्वी भारत से, बंगाल से कौन था, पाल। पश्चिम से कौन था, अंततः विजय किसकी हुई, कहाँ के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, कन्नौज के लिए। कब हुआ, हर्षवर्धन के मरने के बाद। क्यों हो रहा है कन्नौज के लिए, सवाल क्यों हो रहा है कन्नौज के लिए। तो जरा भारत का नक्शा को दिमाग में लीजिए, फिजिकल बाउंड्री लीजिए, पॉलिटिकल बाउंड्री लीजिए। उत्तर प्रदेश चाहिए, चले गए। उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारों को देखिए, और गंगा के किनारों को देखते हुए कन्नौज पहुंच जाइए। कन्नौज के लोकेशन को देखिए, चारों ओर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो मैदान है, एलुवियल सॉइल है, दोमट मिट्टी है, उपजाऊ क्षेत्र है, समतल भूमि है, नदी है गंगा और यमुना, पानी की कमी नहीं है। ठीक है ना, ग्राउंड वाटर बहुत ऊपर रहता है, उत्पादन जमकर होता है, पॉपुलेशन अच्छा खासा है। पॉपुलेशन है तो कंज्यूमर है, किसान है, व्यापारी है, शिल्पी है, तो आप सेना की भर्ती वहाँ से कर सकते हैं। रेवेन्यू कलेक्शन बम्पर होगा, फसल का उत्पादन बहुत होगा, समतल भूमि जीवन आसान होगा, और पूरे पूर्वी भारत को पश्चिम भारत से कनेक्ट करने के लिए बीच का कन्नौज होगा। एक ऐसे जगह पर होगा जहाँ से चारों तरफ इतना बड़ा साम्राज्य और इतना फ्रूटफुल रेवेन्यू रिच जो स्टेट आएगा, तो जिसके भी कब्जे में कन्नौज और आसपास का क्षेत्र होगा
वो बहुत जल्दी अमीर हो जाएगा, रिच हो जाएगा, और उसकी ताकत सेना की इतनी बढ़ जाएगी, रेवेन्यू इकोनॉमी इतनी बढ़ जाएगी कि आसपास के क्षेत्र को वो ले लेगा और उसे बहुत जल्दी साम्राज्य में बदलने में वक्त नहीं लगेगा। यही तो मगध के साथ हुआ जब वो राजगीर को छोड़ के पाटलिपुत्र मैदान क्षेत्र में आई। यही वजह तो थी जो राष्ट्रकूट पाल गुर्जर प्रतिहार इस उपजाऊ भूमि को लेने के लिए आतुर थे। ठीक वैसे ही जैसे मध्यकाल में आप देखेंगे कि अक्सर वेंगी के चालुक्य और चोल राजाओं के बीच, याद रखिएगा, वेंगी वाला क्षेत्र को लेने के लिए, यानी आप इसे गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा क्षेत्र के लिए लड़ाई होती थी। ये उपजाऊ भूमि है, इससे बहुत कुछ होगा। ठीक वैसे ही जैसे विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच के मैदान वाले क्षेत्र को, जिसे रायचूर का दोआब कहते हैं, लेने के लिए लड़ाई होती थी अक्सर बहमनी राज और विजयनगर राज के बीच। क्यों? क्योंकि उसे जीतने का मतलब है रेवेन्यूज, पॉपुलेशन, अनाज, फूड सिक्योरिटी और ढेर सारी चीजें, और साम्राज्य के रूप में बदल देना। तो ये चीज है। पॉइंट समझ में आई? तो ये है आपका पॉइंट। क्लियर? अब आ गया। तो ये तो हमने देख लिया आपका। तो त्रिपक्षीय संघर्ष यही है, जितना मैंने बताया सवाल वहीं से पूछेगा त्रिपक्षीय संघर्ष में। तो चलिए, ये तो बात हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट का एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद हर्षवर्धन को छोड़िए, उसके बाद देखते हैं कि प्राचीन भारत के संदर्भ में 3-4 राज्यों का जिक्र करना या कुछ छोटी छोटी हल्की फुल्की चीजों का जरूरी होगा, जैसे वेस्टर्न कोस्ट के इंपॉर्टेंट पोर्ट, ईस्टर्न कोस्ट के इंपॉर्टेंट पोर्ट, पूरे हम एंशियंट टाइम में क्या एक्सपोर्ट करते, क्या इंपोर्ट करते, और थोड़ा बहुत पल्लव राज के बारे में। समझ में आ रही है हमारी बात? इन सब के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे, तो आज हमारा एंशियंट फिनिश्ड हो जाएगा। जस्ट टेक ए ब्रेक 5 मिनट्स। अभी क्लास में 2 मिनट नहीं है, बस ब्रेक दो, चुप रहना।
बेटा क्या हाल है? सब ठीक है बेटा? वो कह रहा था मैंने देखा था तो वो पोयम हमको मिला नहीं, तो वो पोयम जरा भेज दीजिए। हाँ, बी कोर्स में तो हमें नहीं मिला, तो ए कोर्स में होगा मेरे ख्याल से। वो 9th 10th में ए और बी कोर्स होता है। तो जनरली जो है एनसीईआरटी के जो सरकारी स्कूल होते हैं उसमें बी कोर्स होता है, प्राइवेट स्कूल में जनरली ए कोर्स लगाते हैं। 11th 12th में एक ही कोर्स होता है। हाँ हाँ हाँ, नहीं बुक्स अलग होता है और कुछ चेंज भी होता है। हाँ हाँ, ये बी कोर्स है। हाँ बेटा, अच्छा। एनिमल करके ना मैंने देखा, मैं मिला नहीं, हमने उस पर भी देखा, क्या कहते हैं एनसीईआरटी पे, तो उसमें हमको मिला नहीं है। तो मैं एक बार रिपीट चेक करूँगा तभी होगा, मैं अपनी बुक्स पे जाके देखूँगा। बुक्स इंस्टीट्यूट में पड़ा हुआ है हमें यहाँ, तो कोई बात नहीं है, मैं उसको देख के बताता हूँ बेटा। हाँ 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 हाँ, वो दोपहर में देखते हैं। तो बेटा, हाँ हाँ बोलिए बेटा। कुछ नहीं, बस 15 से 20 क्वेश्चन आता है केवीएस का, और वो पेडागोजी के टाइप से आएगा। हाँ हाँ पेडा, हाँ हाँ, वही 15 क्वेश्चन रहे, जैसे पढ़े थे ना, 7 क्वेश्चन ग्रामर का होगा, 5 क्वेश्चन उसका लिटरेचर का हो जाएगा। टोटल 15 आप पढ़ाए हुए हैं अपने इंस्टीट्यूट पे, 15 और 7। हाँ, कोई बात नहीं, हम लोग बात करते हैं क्या बेटा, 3 बजे के बाद मौका लगे जब भी तो कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने ब्रेक अभी दिया था तुरंत ऑनलाइन क्लास में, आपका फ़ोन आ गया था तो मैं तुरंत जा रहा हूँ। ओके, वेलकम बेटा, हाउ आर यू? प्लीज कम बैक टू ऑल। थोड़ा सा मैं लेट हो गया, 2 मिनट, ठीक है, बट कम बैक, थोड़ा बात को आगे बढ़ाएं। आइए देखते हैं क्या क्या हमें थोड़ा बहुत जानकारी लेनी चाहिए, उसके ऊपर बात करें। ज़्यादा तो नहीं, कुछ थोड़ी बहुत। कोई खास नहीं है, ठीक है। चलिए थोड़ी सी जानकारी हम लोग लेते हैं पल्लव वंश के बारे में, ठीक है। टॉकिंग अबाउट पल्लवा, ये तो आपका फिनिश हो गया।
ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा हमें जानना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पल्लव वंश हम देखते हैं जो पीरियड है उसका, वो लास्ट फेज ऑफ एंशियंट इंडिया एंड द बिगिनिंग ऑफ मिडाइवल इंडिया हिस्ट्री। यानी पल्लव राजवंश का इतिहास देखें तो हमें एंशियंट इंडिया के आखिरी समय में और मध्यकाल के यानी मिडाइवल इंडिया के हिस्ट्री के प्रारंभिक काल में फर्स्ट फेज में दिखाई देता है। अगर इसे हम देखें तो पल्लव वंश का फाउंडर जो है सिंह वर्मन है। पहला सवाल, हु इज फाउंडर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी? सिंह वर्मन। वेयर वाज द कैपिटल ऑफ पल्लवास? कांची, नोन कांचीपुरम, एंड दैट इज कंसिडर्ड कांजीवरम। तो ये जो कांजीवरम की साड़ियां हैं सिल्क की, दैट इज कांचीपुरम। कांची में आज भी एक हिंदू सनातन धर्म से जुड़े मठ है, पीठ है, जिसे आप क्या कहते हैं? कांची कामकोठी पीठ। कांची कामकोठी पीठ, दैट फाउंडेड बाय आदि शंकराचार्य। तो कांची सिंबल ऑफ पल्लवास कल्चर्स, एंड कांची इज नॉट ओनली द कैपिटल, it is the place of education in South India. Kanchipuram is famous for education. It was the center of education. शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र होता था, वहां कई विद्यापीठ हुआ करते थे। कांची में देश विदेश के लोग, साउथ वेस्ट एशिया के लोग पढ़ने आते थे। कांची का ये इंपॉर्टेंस है, ये ध्यान रखना जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे तक्षशिला में कहां लोग पढ़ने आते, नालंदा विद्यापीठ में कहां से लोग पढ़ने आते थे, तो ये चीजें हैं। तो एक पॉइंट तो ये हुआ। तो हमने कहा पल्लव डायनेस्टी साउथ इंडिया, आज का तमिलनाडु को लोकेट करिए, और कावेरी नदी के डेल्टा के आसपास के क्षेत्र में वो विराजमान थे। कांची या कांचीपुरम इनकी राजधानी थी। और पल्लव जो हैं प्राचीन काल के आखिरी पड़ाव और मध्यकाल के प्रथम पड़ाव के बीच में है। यानी आप इसको समझ सकते हैं कि ये कब होंगे, तो आप अनुमान लगा सकते हैं 6th सेंचुरी एडी से 8th सेंचुरी एडी तक के बीच में है। ठीक है, 6th सेंचुरी एडी से 8th सेंचुरी एडी के बीच में है। अब है पल्लव का फाउंडर कौन है? सिंह वर्मन वॉज कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी। दे वर वर्शिपिंग टू विच गॉड? यानी पल्लव लोग किस धर्म के अनुयायी थे? पल्लव राजवंश कौन सा धर्म था? तो आप क्या जवाब देंगे? शैव धर्मी थे। देवर बिलीव्स इन शैविज्म, शैव धर्मी थे राजा लोग। ठीक है, और इन्हीं के यहां नयनार और अलवार का जन्म हुआ ना, तो शैव धर्मी थे पल्लव। अब आइए, कैपिटल कांचीपुरम। अब दूसरे नंबर का राजा हुआ विष्णुगुप्त। यू नो विष्णुगुप्त, that defeated by Samudragupta of the Gupta dynasty king known as Napoleon of India by V.S. Smith. As you know that जो युद्ध में ही आनंद प्राप्त करता था, जिसने दक्षिण भारत के 3 राजाओं के एक संघ त्रिमीर संघ को पराजित किया, उस त्रिमीर संघ का जो अध्यक्ष था, जो लीड किया, वही था श्री विष्णु। तो याद रखिएगा, पल्लव वंश का सेकंड किंग श्री विष्णु, defeated by Samudragupta, that's called the leader of Trimir Shangha. अब श्री विष्णु के संदर्भ में हम देख लिया आपने। अब क्या कहते हैं, श्री वर्मन के बाद आपने विष्णुगुप्त को देख लिया। तो विष्णुगुप्त डिफीटेड बाय समुद्रगुप्ता, he led Trimir Shangha, but finally defeated by North Indian गुप्ता डायनेस्टी किंग समुद्रगुप्ता। याद रखिएगा, त्रिमीर संघ का अध्यक्ष कौन था? त्रिमीर संघ को किसने लीड किया? समुद्रगुप्त ने, जो दक्षिण भारत के 3 राजाओं के संघ त्रिमीर संघ को पराजित किया, उसका लीडर कौन था? पल्लव वंश का राजा विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त के बाद तीसरा जो राजा आता है, उसका नाम है सिंह विष्णु। और श्री विष्णु 575 एडी से 600 एडी के बीच रूल किया। श्री विष्णु रूल 575 to 600 AD and his title was अवनी सिंह। अवनी का मतलब धरती, पृथ्वी, जमीन, वसुंधरा। सिंह मतलब लॉयन,
यानी धरती का लॉयन, अवनी सिंह। दैट वाज द टाइटल ऑफ सिंह विष्णु। शिव विष्णु का एक दरबारी कवि था, यू नो वेरी वेल। द पोएट लॉरिएट ऑफ सी विष्णु वॉज भारवी, एंड भारवी रोट ए ग्रेट बुक किरात अर्जुनियम। तो याद रखिए किरात अर्जुनियम। तो किरात अर्जुनियम दैट इज रिटेन बाय पोएट भारवी हु वाज लिव इन द कोर्ट ऑफ अवनी सिंह, सो कॉल्ड शिव विष्णु। किरात अर्जुनियम, किरात मतलब शिकारी, अर्जुन मतलब अर्जुन। याद रखिएगा अर्जुन जो है तपस्या जब कर रहा है कि हमें शिव जो है अपना बड़ा हथियार जो है दिव्य हथियार दे, पिनाक दे, उस ख्याल से वो तपस्या में कि शिव प्रसन्न हो। पर शिव ने उसकी जांच करने के लिए कि वो हमें पहचानता है या नहीं, वो एक किरात का रूप धारण किए और एक जो शुअर को मारा जिसमें किरात का भी आया, बिल्कुल बाहुबली के अंदाज में। जैसे कौन है वो, देव सेना तीर मारती है सुअर को मारने के लिए, और राम वर्मा के पीछे जो है कौन है, अमरेंद्र बाहुबली। बस उसी अंदाज में आप किरात अर्जुनियम, और महाभारत सब में ये सीन दिखाता भी है। तो किरात अर्जुनियम रिटेन बाय यू नो। अब अगला जो है चौथे क्रम का राजा पल्लव वंश का महेंद्र वर्मन फर्स्ट। क्योंकि इस नाम से कई शासक हुए तो इतिहासकार ने समय के हिसाब से जो पहले आया उसको फर्स्ट एंड देन सेकंड थर्ड फोर्थ लगाते हैं। तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट 600 से लेकर 630, यानी 606 में हर्षवर्धन है, 605 में हम देखते हैं दुर्लभ वर्धन कश्मीर में है, और फिर आप देखते हैं शशांक भी है, भास्कर वर्मा भी है, और ध्रुव सेन भी है गुजरात में, और चालुक्य राजा जो है ऑलरेडी वो भी मौजूद है 616 से, कौन, पुलकेशिन द्वितीय। और उसी समय पल्लव में जनाब महेंद्र वर्मन फर्स्ट भी है। ये सब एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, समकक्ष हैं, समकालीन हैं। तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट को 600 से 630 में हम शासन करते देखते हैं, और इसने एक जो है टाइटल रखा था, ठीक है क्या, विचित्र चित्र और गुणधर। याद रखिएगा ये महेंद्र वर्मन फर्स्ट का टाइटल है विचित्र चित्र और गुणधर। और इसने साहित्य लिखी, एक पुस्तक लिखी। पुस्तक जो लिखी उसका नाम है मत विलास प्रहसन। तो एक्चुअल किताब का नाम है मत विलास। ये उस जमाने के बौद्ध भिक्षुओं के, ठीक है याद रखिएगा, बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर, उसके आडंबरों के ऊपर लिखा हुआ एक कमेंट, व्यंग के तौर पर लिखी हुई किताब है, और उसे मत विलास कहते हैं। चूंकि ये प्रहसन है, हास्य है, व्यंग है, तो इसलिए पूरी किताब का नाम है मत विलास प्रहसन। तो मत विलास प्रहसन किताब दैट रिटेन बाय महेंद्र वर्मन फर्स्ट, ठीक है, एंड हिज टाइटल वाज विचित्र चित्र एंड गुणधर। सो मत विलास प्रहसन बुक इज commenting book on the Bauddha Bhikshu. After Mahendra Varman first, and I would like to be say, महेंद्र वर्मन ने कुछ मंदिरों का निर्माण किया कांची में, कांचीपुरम में, और उस शैली को कहते हैं महेंद्र वर्मन शैली। I would like to be say again, पल्लवों की जो वास्तु कला है, मंदिरों की स्थापत्य कला है, उसकी शुरुआत महेंद्र वर्मन के समय से होती है। इसे महेंद्र वर्मन शैली के रूप में जाना जाता है। आगे देखेंगे क्या, राजवर्धन शैली भी आएगा, ठीक है ना, फिर नरसिंह वर्मन शैली भी आएगा। चलिए, जो 5वें नंबर पर है महेंद्र वर्मन प्रथम का पुत्र है जिसका नाम है नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ये 630 से 668 लगभग 38 इयर्स रूल करेगा। कितने वर्ष, 38 वर्ष शासन करेगा। और अपने शासन का संदर्भ देखिए, ये भी हर्षवर्धन का समकालीन है नहीं। और इसके समय में हम देखते हैं हवेन शांग आ रहा है, और हवेन शांग जो है दक्षिण भारत के कांचीपुरम पल्लव राज में भी जाता है। और सवाल तो यही आएगा ना, क्या हवेन शांग जब पल्लव राज की यात्रा किया था तो उस समय पल्लव राजा कौन था, महेंद्र वर्मन या नरसिंह वर्मन? नरसिंह वर्मन फर्स्ट, ये सवाल आएगा। अब देखते हैं नरसिंह वर्मन की एक उपाधि है वातापी कोंडा। कोंडा मतलब विजेता, वातापी मतलब वातापी राजधानी।
तो वातापी एक राजधानी है किसकी? वेस्टर्न चालुक्य किंग की। उसी वातापी को आप कहते हैं बादामी, और बादामी डिस्ट्रिक्ट आज कर्नाटक में है। तो बादामी या वातामी, उसको जो जीता यानी चालुक्यों पर जो कब्जा किया, जीता, फिर छोड़ दिया, दैट्स कॉल्ड वातापी कोंडा। सो ही वाज नरसिंहवर्मन फर्स्ट, पल्लव राजा 630 से 668, वातापी कोंडा। और चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को जीत करके उसके पीठ पर लिख दिया विक्ट्री, विजेता, विजित, यानी तुमको हमने जीता है, ये चीजें हैं। और याद रखिएगा एक और टाइटल लिया, मामल्ल, यानी मामल्ल टाइटल लिया। हाँ हाँ, आ जाए, चाबी ले लिया था ना इंस्टीट्यूट का, तो चाबी अभी वहाँ से जो कॉल आएगा वो बताएंगे, करेंगे उसको घर वाले गेट पे लीजिएगा, आ जाए। सॉरी बेटा, तो अब आगे बात करें हम। तो हमने कहा आपसे कि मामल्ल भी टाइटल रखा, महाबली, क्योंकि द्वंद्व युद्ध में उसको पराजित किया था, कुश्ती में पछाड़ा था, उसके पीठ पर लिखा था विजित, और वातापी कोंडा और मामल्ल। और इस खुशी में नरसिंहवर्मन ने अपनी एक और धार्मिक नगरी बसाई, रिलीजियस सिटी, ठीक है, बैंक ऑफ, आई मीन शोर ऑफ, बंगाल की खाड़ी के किनारे, नाम उसका रखा मामल्लपुरम। इसका अर्थ है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में कुछ चट्टान जो पहाड़ी उभरे थे, हर एक चट्टान को काट काट के पूरा मंदिर का शेप दे दिया। तो ये जो चट्टान को काट के मंदिर का शेप दिया, तो एक ही चट्टान को कटिंग करके पूरा टेंपल बनाया। और जब किसी एक चट्टान को काट कर मंदिर बनाते हैं या कोई भी मूर्ति, तो ऊपर से कटिंग होगी और नीचे की ओर आएंगे। तो इसको कहते हैं हिंदी में तक्षण कला, इंग्लिश में कहते हैं कार्विंग, और इसी को कहते हैं गुहा शैली। गुहा यानी गुफा शैली। तो यहां पर ऐसे 7 चट्टानों को काटकर 7 मंदिर बनाए गए। इसको कहते हैं 7 पगोडा, 7 रथ मंदिर, क्योंकि हर मंदिर के ऊपर का गुंबद रथ के गुंबद की तरह है, हुड की तरह। इसको कहते हैं 7 पगोडा, 7 रथ मंदिर। इसी को कहते हैं आप एकाश्मक शैली। अस्म का मतलब स्टोन, पत्थर, और एक मतलब वन, यानी मोनोलिथिक। मोनोलिथिक टेम्पल, कार्विंग टेम्पल, समंदर के किनारे ऑफशोर टेम्पल, महाबलीपुरम का टेम्पल, सप्तरथ मंदिर, 7 पगोडा, ऑल दीज नेम इज सेम। एंड वो 7 कौन हैं जिनके मंदिर हैं? लिसन केयरफुली चिल्ड्रंस, लिसन केयरफुली। वो 7 मंदिर जो है, पहला है युधिष्ठिर का जो पांडव में है, दूसरा भीम का, तीसरा जो है अर्जुन का, चौथा सहदेव का, और नकुल का है ही नहीं। 9 से नकुल, 9 से नहीं, तो नकुल का टेंपल नहीं है। तो पांडव 5 भाई में कितनों के टेंपल है? 4 के। कौन कौन से हैं? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव। अब 5वां टेंपल किसका है? तो इन 5 की संयुक्त पत्नी कौन थी? द्रौपदी। तो द्रौपदी का भी टेंपल है। तो कितने टेंपल हो गए? 5। तो बच कितने गए? 6। तो गणेश को जोड़ दीजिए, भगवान गणेश, लॉर्ड गणेशा। तो गणेश को जोड़ दिए तो कितने हो गए? 6। अब 7वां कौन है? यू कैन कंसीडर, 7वां कौन है बताइए? जनाब पल्लव राजा नरसिंहवर्मन के दरबार में जो उसका कवि था, राजकवि, पोएट लॉरिएट, उसका नाम था वलयन कुट्टी। तो 7वां टेंपल उसका है वलयन कुट्टी का। तो आप देखा वलयन कुट्टी, ये 7 में सबसे बड़ा किसका है? युधिष्ठिर का। सबसे बड़ा भी तो है। सबसे छोटा किसका है? द्रौपदी का। इन पांडवों में किसका वहां पर नहीं है मंदिर? नकुल का नहीं है। दैट इज 7 पगोडा। इट इज enlisted in our वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइट, जहां पर हमने चीन के इस चालबाज का जो हमने जो है स्वागत किया था। ठीक है, चलिए, तो महाबलीपुरम का ये इंपॉर्टेंस है। समय के साथ ये बहुत बड़ा पल्लवों का एक बंदरगाह भी था, तो याद रखने की चीज है। अब आइए, अब हम देखते हैं
जो संसद हुआ करती थी पल्लवों की, पार्लियामेंट, जहां पे उनके सभासद बैठ करके डिसीजन लेते, कानून बनाते, उसे कहते हैं घंटिका। एंड दैट इज ए गुड क्वेश्चन। पल्लवों की राजकीय सभा, पल्लवों की संसद को क्या कहते? घंटिका। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आइए, द सिक्स्थ नंबर किंग ऑफ पल्लवा इज नरसिंह वर्मन सेकेंड उर्फ नोन राज सिंह। मैंने क्या कहा? छठे नंबर का जो पल्लव राजा हुआ, राज सिंह कहलाता है टाइटल, पर एक्चुअल नेम है नरसिंह वर्मन सेकेंड उर्फ राज सिंह। और इसने भी बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया, इसलिए इसको राज सिंह शैली कहते हैं। तो इसलिए इसको राज सिंह शैली कहते हैं बेटा। अब ध्यान से समझिए, ये जो नरसिंह वर्मन सेकेंड है, इसी ने कांची में कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किया। एट कांचीपुरम इन कैपिटल, कैलाश नाथ टेम्पल बिल्ट बाय नरसिंह वर्मन सेकेंड who ruled 680 to 700, नियर अबाउट 20 साल शासन किया। सॉरी 720, यानी लगभग इसने 40 वर्ष शासन किए। नरसिंह वर्मन सेकेंड 40 साल का शासन, 680 से 720 राज सिंह के नाम से जाना गया। और इसने कैलाश नाथ मंदिर जो है निर्माण किया कांचीपुरम में। और कैलाश का नाथ कौन है? शिवा, रुद्रा है। तो रुद्र के लिए मंदिर बनाया। और पल्लव वंश के राजा किस भगवान को पूजते थे? रुद्रा को पूजते थे, शिव को पूजते थे, महादेव को। वह ये लोग शैव थे। अब ध्यान से समझेंगे, इस नरसिंह वर्मन सेकंड के दरबार में एक महान कवि रहता था जिसका नाम था दंडीन। दंडीन नाम का कवि ने एक बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी थी, 10 कुमार चरित्र। तो 10 कुमार चरित्र का लेखक दंडीन है। That is a good. And do you know what is the importance of this 10 Kumar Charitra book? Do you know? It's a great example of different. जैसे कोई पिक्चर होता है ना बेटा, बहुत सारे लोग बहुत बढ़िया पिक्चर बनाते हैं। तो पिक्चर को सीधा देखिएगा तो एक आदमी नजर आएगा, और पिक्चर को पलट दीजिएगा तो भी एक दूसरा आदमी नजर आएगा। जैसे पलटिए ना, एक आदमी नजर आएगा। अगर पिक्चर को ऐसे टेढ़ा करिएगा 3D में तो पुरुष दिखाई देगा, और ऐसे टेढ़ा कर दीजिएगा तो स्त्री दिखाई देगा। ठीक वैसे ही इसने ये जो किताब लिखी दंडिन ने 10 कुमार चरित, डू यू बिलीव, जब इसके श्लोकों को सीधा पढ़ते हैं, जब इसके श्लोकों को लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, तो पूरी रामायण की कहानी चल रही होती है। और जब उसी श्लोक को दाएं से बाएं पढ़ते हैं तो महाभारत की कहानी चल रही होती है। यह है दंडिन। एक पर एक हमारे भारत में विद्वान रहे, पर हम तो ध्यान ही नहीं देते। पर यूपीएससी जब ध्यान दिलाता है तो पसीने निकलते हैं, यार ये तो कभी पढ़ा ही नहीं, अब तो पढ़ेंगे ना। चलिए, तो ये याद रखिएगा। इस तरह से आज हमने आपको पल्लवों की एक छोटी सी कहानी समेट के दिया। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पल्लवा। और पल्लवों की मंदिर की शैली को आपने देखा, महेंद्र वर्मन शैली या महेंद्र शैली और राज सिंह शैली के नाम से जाना गया। एंड आई वुड लाइक टू बी एडेड, दक्षिण पूर्व एशिया में यही पल्लवों की वास्तु शैली गई। राज सिंह शैली, महेंद्र वर्मन शैली ये गई। ठीक है, ये ध्यान, चोलों की शैली नहीं गई, पल्लवों की शैली गई थी। तो ये ध्यान में रखना। चाहे आप ब्रुनेई चले जाइए, इंडोनेशिया जाइए, जावा, सुमात्रा, बाली, थाईलैंड, यनाम, फुनाम, कंबोडिया, लाओस, सब जगह आपको ये पल्लवों की वास्तु शैली मंदिरों की वहां पर मिलेगी। तो ये चीज है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा चालुक्य वंश के बारे में। 5-7 मिनट हमारे पास है चालुक्य वंश। ध्यान दें, जैसा कि आपको बताया था, चालुक्य वंश के संदर्भ में पृथ्वीराज राशो नाम की पुस्तक, जो एक राशो काव्य है जिसमें वीर रस की प्रधानता श्रृंगार रस पे अवलंबित है, जिसका लेखक जो है वह पृथ्वीराज के दरबार का एक दोस्त, प्रधानमंत्री, सेनापति के तौर पर भी जाना जाता है, राजपुरोहित है, जिसका नाम है चंद्र बरदाई। तो चंद्र बरदाई के किताब पृथ्वीराज राशो में है
कि माउंट आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ ने एक यज्ञ कुंडशाला जलाई और जिसमें एक दिव्य पुरुष को पैदा किया। उसमें उसने जो है एक दिव्य पुरुष को पैदा किया, कहा परमार हो तुम और जाओ मलिक्षों का नाश करो, पर वो हार के आ गया। मलिक्ष का मतलब मुस्लिम आक्रमणकारी। फिर गुर्जर प्रतिहार को पैदा किया, कहा जाओ, हार के आ गया। फिर एक तीसरे दिव्य पुरुष को अग्निकुंड से पैदा किया, कहा तुम जाओ चालुक्य, हार कर आ गया। तब उन्होंने एक चौथे दिव्य पुरुष को पैदा किया जिसकी 4 भुजाएं थी। देखिए सुनील सर के कितने हैं? 2, उसके 4 थे, मां काली की तरह 4 भुजाएं थी। नाम दिया तू चाहमान है, जा। उसने जो है समेट लिया मलिक्षों को और जीत करके आ गया। ऐसे कहानी है उसमें। चाहमान ही आज कहलाते हैं चौहान, जिसकी 4 भुजाएं हो। पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो जीत करके आया था, मोहम्मद गौरी को हरा करके आया था। सो दीज आर 4 राजपुतास कंसीडर्ड अग्नि कुल उत्पन्न राजपूत अमंग 36 क्षत्रिय। तो क्षत्रियों के 36 कुलों में 4 को अग्निकुल कहते हैं। उसमें एक गुर्जर प्रतिहार है, एक परमार है, एक चालुक्य है, एक चौहान है। आई एम टॉकिंग अबाउट चालुक्य। अब ये चालुक्य 3 भाग में बटे हैं। देयर आर 3 ब्रांचेस। वेस्टर्न चालुक्यास, पश्चिम के चालुक्य जिसकी राजधानी बादामी यानी वातापी यानी कर्नाटका में आज के। ईस्टर्न चालुक्यास एट वेंगी नियर द डेल्टा रीजन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। And the third is the Chalukya of Kalyani, South India. हैदराबाद को कल्याणी कहते थे, उसी का एक नाम नागमती था, ये याद रखिए। तो कल्याणी प्राचीन भारत में, मध्यकाल में मुगल काल में उसका नाम हो जाएगा नागमती, क्योंकि जो वहां का राजा है, ठीक है, वो अपनी पत्नी, हिंदू पत्नी के नाम पर नागमती रखा था, जो मुस्लिम राजा था। तो ये चीज है, तो याद रखिएगा चालुक्य 3 है। आइए वी आर टॉकिंग अबाउट अग्निकुल सिद्धांत से उत्पन्न चालुक्य वंश को, जिसे वेस्टर्न चालुक्य के रूप में हम पढ़ने जा रहे हैं। और आइए चालुक्य में देखते हैं। कैपिटल इज वातापी, यानी ये ध्यान रखना है, तो वातापी कोंडा, ठीक है। अब आइए अगला है, प्रथम राजा हुआ जयसिंह। जयसिंह को चालुक्य वंश का प्रथम ऐतिहासिक पुरुष माना जाता है। फर्स्ट हिस्टोरिकल पर्सन ऑफ दिस Chalukya Western Kingdom, I mean founder। देखते हैं हम, जय सिंह का एक टाइटल है रण राग। रण राग का मतलब समझते हैं? राग मतलब क्या होता है? लिरिक्स। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं तो मुझे कोई स्ट्रेस फील नहीं होता, ये सब आप लोगों की ही कृपा है। 22 वर्षों से आपने मुझे पढ़ाने का मौका दिया और हम आपके साथ साथ आगे बढ़ते रहे। आप चैलेंजेस देते रहे, कसौटी पर कसते रहे और हम धीरे धीरे सुनील सर की ओर आज भी हिमालय की तरह ही अग्रसर हो रहे हैं, लर्निंग में चल रहे हैं, ठीक है। मैं अपने को शिक्षक नहीं मानता, आज भी मैं लर्नर हूं, इसलिए बेहतर हूं। रुक जाना मर जाना है। अमिताभ बच्चन आज भी स्टारडम को बनाए रखने के लिए लगा हुआ है, इस 77 वर्ष की उम्र में भी मायने रखता है। और लोगों को अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए, मैक्सिमम सोसाइटी को लाभ पहुंचाना चाहिए। तो ये चीज है। तो कहने का मतलब ये है, जय सिंह को रणराग कहते हैं, जो युद्ध में आनंद ले, लिरिकली युद्ध लड़े, बिना किसी झिझक के एंजॉय करे। तो रणराग कहा गया है जय सिंह को। और ये गदा युद्ध में प्रवीण था, जैसे भल्लाल देव बाहुबली का वो गदा युद्ध लड़ रहा है ना, तो ऐसे ही गदा युद्ध में जैसे हनुमान जी का गदा, जैसे भीम का गदा, जैसे दुर्योधन का गदा, वैसे ही जय सिंह गदा युद्ध में प्रवीण था, रणराग टाइटल से जाना जाता था, ठीक है। इसका बेटा हुआ पुलकेशिन फर्स्ट। तो याद रखिएगा, रणराग कहिए या जय सिंह, उसका बेटा हुआ पुलकेशिन फर्स्ट। ये देखते हैं 550 से 567, लगभग 17 वर्ष राज किया और इसने अश्वमेघ यज्ञ संपादित किया। कौन सा? अश्वमेघ यज्ञ। साथ में और भी क्या संपादित किया? हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ जिसमें सोना दान किया जाता है, हिरण्यगर्भ यज्ञ संपादित किया। अब आते हैं पुलकेशिन के बाद देखते हैं जो एक इंपॉर्टेंट है, वो आया कीर्तिवर्मा। कीर्तिवर्मा
अब कीर्तिवर्मन आया तो उसने जो है डेथ किया, तो उसके बाद उसका चाचा आया मंगल, मतलब उसके बाद भाई आया मंगलेश। मंगलेश जब गद्दी पर बैठा तो मंगलेश अपने पुत्र, राजकुमार अपने पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित किया। ये बात पुलकेशिन द्वितीय को पसंद नहीं आई, जो रवि कीर्ति का बेटा था, और उसने क्लियर कर, रवि कीर्तिवर्मन का बेटा था, उसने क्लियर चैलेंज कर दिया अपने चाचा मंगलेश को, क्या कि मेरे पिताजी राज करते थे और आपको राज मिला, पर अब मैं अपने पिता के हिसाब से मैं बड़ा हूं, मुझे मिलना चाहिए, ना कि आपके पुत्र को। और चैलेंज किया और गला उतार दिया अपने चाचा का, कलम कर दिया सिर, और गद्दी ली, और पुलकेशिन द्वितीय के नाम से जाना गया। पुल मतलब बाघ, टाइगर, पुल्ली मुरुगन, पुल मतलब बाघ होता है, और केस मतलब बाल, पुलकेशिन, जिसका बाल सिंह के कलर जैसा हो, सिंह के बाल जैसा हो, वलय हो, दैट इज पुलकेशिन, यानी सिंह के बालों जैसा वाला आदमी पुलकेशिन, ये नाम था। बाप दादा था पुलकेशिन फर्स्ट, ठीक है, अब पोता का नाम पड़ा पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय जो है, देखते हैं 609-10, कहीं 9 कहीं 10 लिखते हैं, से लेकर 642 कहीं 43 लिखते हैं। तो एक्चुअली याद रखना है पुलकेशिन सेकंड का टाइम 609 से 642 है, और ये भी हर्षवर्धन का समकालीन है। तो ये पुलकेशिन है, और पुलकेशिन की सारी कहानी मैंने बयान कर दी है हर्षवर्धन के साथ कहानी में, ठीक है। पुलकेशिन का दरबारी कवि रवि कीर्ति था, इतिहासकार भी था। एहोल अभिलेख उसी ने लिखवाया, जो 618 में लिखा गया है, नर्मदा नदी के किनारे, कहीं कहीं लिख देता है ताप्ती नदी के किनारे पाया गया है। और याद रखिएगा कि जब इसने हर्षवर्धन को हराया पुलकेशिन द्वितीय ने, तो अपनी टाइटल क्या रखे, परमेश्वर, और क्या रखा, नरकेशरी, नरों में सिंह। और याद रखिएगा इसका एक टाइटल था सत्याश्रय, जहां पे सत्य को आश्रय मिलता है। और आजकल के सरकार तो सत्य को आश्रय ही नहीं देते। आजकल तो 10 जनपद जो है झूठे, फरेबी, भ्रष्टाचार, उल्टे सीधे लोगों को देते हैं आश्रय, जो उनके कठपुतलियों पर चले। और जो सत्ता में है बीजेपी, उसमें भी लगभग 25 से 50% लोग वही हैं जो झूठे मकार हैं, उनको आश्रय मिल रहा है। सत्य को आश्रय देने वाला कोई नहीं है, ये कलयुग है सत्य को आश्रय, लेकिन ये नाम कहलाता है सत्ताश्रय। और इसी का एक टाइटल था श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज, श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज। याद रखिएगा, इस तरह से हम देखते हैं मंगलेश चाचा की हत्या करके जनाब जो है गद्दी पर आए थे पुलकेशिन सेकंड। तो उसकी ये राम कहानी है। इन दैट रिस्पेक्ट आई एम गोइंग टू बी एंड दिस क्लास, एंड टुमारो वी विल गो थ्रू गुर्जर प्रतिहार। रिमेंबर, अब जो है कल सैटरडे है, सॉरी, कल वेडनेसडे है, और हिस्ट्री की ही क्लास है। वी विल टेक एंट्री इन मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री। तो हम कल मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री में एंट्री लेने जा रहे हैं, और हम इसका फर्स्ट फेज पढ़ेंगे, कल इंट्रोडक्टरी भी करेंगे और शुरुआत भी करेंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।